नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उषा कुमारी। इस वीडियो में हम संप्रेषण को उसकी कुछ परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे और साथ में उसकी प्रक्रिया एवं उसके प्रकार पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संप्रेषण की कुछ परिभाषाओं पर नज़र डालते हैं। एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। अर्थात संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है, यानी एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो भाग लेते हैं इसमें वो जानबूझकर या अनजाने में दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव से, उपकरणों के माध्यम से या अन्य साधनों द्वारा प्रभावित करते हैं। दूसरी परिभाषा है लिगन्स के अनुसार। वे कहते हैं कि संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। लिगन्स अपनी परिभाषा में कहते हैं कि संदेश देने वाले और ग्रहण करने वाले के मध्य समन्वय स्थापित करना संप्रेषण का उद्देश्य होता है। तीसरी परिभाषा है ब्रूकर के अनुसार। संदेश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया संप्रेषण है, यानी जब अर्थ प्रेषित हो जाए समान रूप से तो संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। जॉन हैरिस कहते हैं कि समानता स्थापित करने की प्रक्रिया ही संप्रेषण है। और डेनिस मार्क्विल के अनुसार संप्रेषण लोगों के बीच में समानता की भावना को बढ़ाता है, लेकिन संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए समानता का होना एक आवश्यक शर्त है। यहाँ एक नई बात सामने आती है कि संप्रेषण लोगों के बीच में समानता की भावना कायम करता है, उसमें वृद्धि करता है, लेकिन संप्रेषण की प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए समानता का होना एक अनिवार्य शर्त है। इन कुछ मुख्य परिभाषाओं पर नज़र डालने के बाद हमारे सामने कुछ प्रमुख बिंदु उभर कर सामने आते हैं। सबसे पहले समानता का बिंदु है। हमने देखा कि इसकी उत्पत्ति हुई है जो हिंदी पर्यायवाची है संप्रेषण, अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का, और अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन के कम्युनिस्ट शब्द से, जिसका अर्थ सामान्य है यानी समान है। इसलिए समानता एक बहुत बड़ा तथ्य है संप्रेषण में। संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। यह दोनों तरफ से चलने वाली प्रक्रिया है और जिसमें विचारों को लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। इसका लक्ष्य संबंधित पक्ष को सही और समान अर्थ में सूचना प्रेषित करना होता है। हमने देखा कि समानता की भावना इसमें विद्यमान होती है। इसके अंतर्गत विभिन्न सूचनाओं से ज्ञान में वृद्धि की जाती है। स्वाभाविक रूप से जब हम सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समझ एवं मनोदशा होती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है यह, क्योंकि संप्रेषण अलग अलग रूपों में अलग अलग व्यक्ति के साथ संपन्न होती है और इसका जो मुख्य आधार है वह उस व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत समझ एवं मनोदशा होती है। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य होता है, यह हम सभी जानते हैं। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है जो प्रेषक से प्रारंभ होकर प्रतिपुष्टि तक चलती है, यानी एक साइकिल इसका पूरा होता है, एक चक्र पूरा होता है, जब तब जाकर के यह प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रेषक अपने संदेश को माध्यम का चयन कर प्राप्तकर्ता को भेजता है और प्राप्तकर्ता फिर अपनी प्रतिक्रिया यानी फीडबैक प्रेषक को प्रेषित करता है। संप्रेषण में शब्द, हाव भाव, संकेत और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण वह प्रक्रिया है जो संदेश देने वाले एवं प्राप्त करने वाले के बीच निरंतर चलती रहती है। यह हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब प्रेषक संदेश को चैनल का चयन करके फिर प्राप्तकर्ता को प्रेषित करता है और प्राप्तकर्ता फिर फीडबैक के रूप में प्रेषक को अपनी प्रतिक्रिया देता है, तो फिर प्रेषक उसे ग्रहण करके अपने संदेश में परिमार्जन करता है। अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। संदेश का प्रेषक भाषा प्रतीकों को संदेश के प्राप्तकर्ता को पहुंचाने के लिए माध्यम का चयन करता है। यहाँ भी एक अलग और महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि माध्यम के चयन का अधिकार संदेश के प्रेषक को होता है। प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच संदेश के आदान प्रदान की निरंतर प्रक्रिया आपसी सहयोग से बनती है, यानी दोनों ही पक्षों का आपसी सहयोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। संदेश को प्राप्त कर प्राप्तकर्ता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है।
प्रतिक्रिया प्रेषक को प्रतिपुष्टि के रूप में प्राप्त होती है और प्रतिपुष्टि के आधार पर प्रेषक संदेश का परिमार्जन और संशोधन करता रहता है। अब हम इसे देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। सबसे प्रसिद्ध है बार्लोज का कम्युनिकेशन मॉडल, जिसमें वो दिखाते हैं कि जो स्रोत है यानी प्रेषक जो है वो अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए एक माध्यम का चयन करता है और उसकी प्राप्ति की जाती है प्राप्तकर्ता के द्वारा, प्रापक के द्वारा, और फिर प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिपुष्टि यानी अपनी प्रतिक्रिया प्रेषक को प्रेषित करता है। इस रेखाचित्र में भी हम देखते हैं कि संचारक यानी प्रेषक है, फिर संदेश अपनी भेजता है, वो अपने एक माध्यम का चयन करके जो प्रापक को प्राप्त होता है। तीसरा मॉडल है संप्रेषण की प्रक्रिया में जो प्रेषक है वह अपने संदेश की एनकोडिंग करता है और फिर उसे प्रेषित करता है एक चैनल के माध्यम से, और जो प्राप्त करने वाला है उसको उस संदेश की डिकोडिंग करके प्राप्त करता है और फिर अपनी फीडबैक को प्रेषक को प्रेषित करता है। चौथे डायग्राम में भी हम वही देख रहे हैं, यानी कुछ जो बातें हैं बिल्कुल समान हैं सभी में। अब संप्रेषण प्रक्रिया के जो मुख्य तत्व हमारे सामने आते हैं वो हैं प्रेषक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। सबसे पहला है संप्रेषण प्रक्रिया का जो प्रमुख तत्व वो है प्रेषक, और यह प्रक्रिया का प्रथम तत्व है जो सिर्फ संदेश भेजता ही नहीं है, ग्रहण भी करता है। हमने देखा कि प्रेषक संदेश को भेजने के लिए एक माध्यम का चयन करता है, फिर प्राप्तकर्ता उसे प्राप्त कर अपनी प्रतिपुष्टि देता है और फिर उसे ग्रहण कर जो प्रेषक होता है अपने संदेश में परिमार्जन करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रेषक सिर्फ संदेश भेजता ही नहीं है बल्कि ग्रहण भी करता है। संदेश यह आमतौर पर ऐसी भाषा में होता है कि सभी प्रतिभागी समझ सकें। समानता बहुत ज़रूरी है दोनों पक्षों में। माध्यम, इसके द्वारा प्रेषक संदेश को प्रसारित करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है प्रेषक का, माध्यम को चयन करने का। प्राप्तकर्ता चौथा महत्वपूर्ण तत्व है संप्रेषण प्रक्रिया का, जो संदेश प्राप्त कर ग्रहण करता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि ये प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस प्रक्रिया में अपनी अदा करता है। और पांचवा प्रतिपुष्टि, यह संदेश के प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया होती है और संप्रेषण की प्रक्रिया को बनाए रखने में प्रतिपुष्टि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखते हैं। संप्रेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक अथवा भाषिक, इंग्लिश में जिसे वर्बल कहते हैं, यह भी दो प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित, और दूसरा अशाब्दिक अथवा गैर भाषिक, यानी इंग्लिश में जिसे नॉन वर्बल कहते हैं, जैसे शारीरिक भाषा, मुख मुद्रा, दृश्य या अन्य साधनों के द्वारा संकेत करना। इस रेखाचित्र में संप्रेषण के प्रकार को स्पष्टतः दिखाया गया है, जिसे हम समझ सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर जब हम अवलोकन करते हैं तो एक निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने जो बात आती है वह यह आती है कि संप्रेषण जितना सामान्य समझा जाता है, जितना साधारणतः लिया जाता है, इसको ऐसा है नहीं। यह एक बेहद जटिल एवं सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया है और यह एक ऐसा कौशल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, रुचि और ज्ञान के अनुसार ही अर्जित करता है और कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप इस वीडियो पर अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।